हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं 19 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एंड तक रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने पशुधन खेती को ऑफिशियली एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है? तो इंडिया का पहला ऐसा राज्य जिसने लाइव स्टॉक फार्मिंग को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया, यह राज्य हो जाता है भारत का महाराष्ट्र राज्य। देखिए, पहले हम यहां पर यह समझते हैं कि लाइव स्टॉक फार्मिंग होती क्या है। पशुधन को पालना, ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए। गाय भैंस हम क्यों पालते हैं? क्योंकि हमको दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए हम गाय भैंस को पालते हैं, ऊंट पालते हैं और अदर जो जानवर हैं उनको पालते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वो प्रोडक्ट देते हैं जो कि ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं। तो ये कहलाती है लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब देखिए, अभी तक क्या था, एग्रीकल्चर में किसको गिना जाता था? क्रॉप्स की खेती, फसल, जो फसल हम लेते थे, चाहे गेहूं हो गई, चावल हो गई, इसे माना जाता था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माना जाता है। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है ना, उसको एग्रीकल्चर से अलग रखा जाता है। इससे होता यह है कि अगर एग्रीकल्चर के लिए कोई भी स्कीम आती है किसी भी स्टेट में, तो उसका लाभ लाइव स्टॉक फार्मर्स को नहीं मिल पाता। जो पशुपालन करते हैं उनको इसका लाभ अलग से नहीं मिल पाता था। तो अब जब एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया गया है लाइव स्टॉक फार्मिंग को महाराष्ट्र राज्य में, तो अब महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी स्कीम आएगी उन सभी का लाभ लाइव स्टॉक फार्मर्स को भी मिल पाएगा। वैसे भी पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र में किसानों के सुसाइड के केस काफी आ रहे थे। ऐसे केस में, क्योंकि देखिए, कोई एक तो लाइव स्टॉक फार्मिंग की तरफ किसान नहीं जा पा रहे थे क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जो भी हर्डल है उनको गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा पाता था। अब जब एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया गया तो लाइव स्टॉक फार्मर्स जितने भी होंगे महाराष्ट्र राज्य में, उनको राज्य की स्कीम्स का लाभ दिया जा सकेगा और लाइव स्टॉक फार्मिंग की तरफ फार्मर आगे बढ़ पाएंगे, प्रेरित हो पाएंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ होगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र में लोग एग्रीकल्चर से लाइव स्टॉक फार्मिंग की ओर शिफ्ट होने का सोचेंगे इन फ्यूचर। महाराष्ट्र में लाइव स्टॉक सेक्टर से प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड या फिर जितने भी प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिल पाएगा। तो महाराष्ट्र ने लाइव स्टॉक फार्मिंग को पहली बार एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया? आपको पता है 18 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। इसी दिन यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड अनाउंस किया गया। वैसे 5 साल में एक बार ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और 2015 में पहली बार दिया गया। मतलब अगर हम देखें तो 5-5 साल में इस बार ये तीसरी बार अवार्ड दिया गया है, यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने मानव अधिकार के लिए काम किया हो, ओके, सोशल सर्विस के लिए काम किया हो, मानव सेवा के लिए काम किया हो, तो उसे दिया जा सकता है यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड। 2025 में यह जो अवार्ड है यह दिया गया है 2 लोगों को, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेड को। देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करें तो याद रखिएगा, हमेशा ये एक पुरुष को दिया जाता है और एक महिला को दिया जाता है। अब इनमें कैनेडी की बात करें तो ये आते हैं केनिया से, ठीक है, कैनेडी ओडेड ये केनिया से आते हैं। और वहीं पर हम ब्रेडा रेनॉल्ड्स की बात करें तो ये आती है कनाडा से। तो इन दोनों को दिया गया नेल्सन मंडेला अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ह्यूमन राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले व्यक्ति को जिसने जीवन समर्पित किया है, यह अवार्ड यूनाइटेड नेशन दे सकता है। एक विमेन को और एक मैन को दिया जाएगा जब भी यह अनाउंस किया जाएगा। 5 साल में एक बार ही अनाउंस किया जाता है। तो पता चल गया किसको दिया गया। तो यह दिया गया ब्रेंडा और केनेडी को संयुक्त रूप से। नेल्सन मंडेला की यहां पर बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट। इन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं।
1993 में नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है नेल्सन मंडेला को। ये काफी साल, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 28 साल तक जेल में रहे हैं, वहां के काले कानून के खिलाफ या फिर रंग भेद के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके लिए 1993 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त दूसरे फॉरेनर है, मतलब जो भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला। पहले कौन थे? पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनावज्ञा आंदोलन में 1930 में इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन किया था। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहलाते हैं। इनको भारत में 1987 में भारत रत्न दिया जा चुका है और इनके बाद दिया गया था नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न। तो ये दो विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। पहली बार 18 जुलाई 2009 को यह डे मनाया गया। 2025 में इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे की थीम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड 5 साल में एक बार यूनाइटेड नेशन देता है नेल्सन मंडेला की याद में। और क्यों दिया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। शुरुआत 2014 में की गई थी, पहली बार 2015 में दिया गया, 5 साल में एक बार। इस बार तीसरी बार अनाउंस किया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड। डन। सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर एस और आई अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर और इंडिया। तो सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और सिंगापुर के मध्य में किया जाता है। इस बार अभी ये जुलाई के एंड में शुरू होगा और सिंगापुर में इस बार 32 एडिशन का आयोजन किया जाने वाला है। जुलाई के एंड में ये शुरू होगा। तो इंडिया और सिंगापुर के मध्य में हर साल आयोजित होने वाली नेवल एक्सरसाइज से ऑफिशियली आयोजित की जाती है। दोनों देशों की जो नेवी है उनके मध्य में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, पीस को बढ़ावा देना, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना, ये इस नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सिम्बेक्स के नाम से इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और सिंगापुर के मध्य में। इस साल 32वां एडिशन है। लास्ट ईयर 2024 में जो 31वां एडिशन था वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। इसे ही एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से जाना जाता है या फिर जो ऑफिशियल नेम है वो सिम्बेक्स है। इंडिया के अलावा जो अदर कंट्रीज के मध्य में एक्सरसाइज है उनकी बात करें तो नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के मध्य में आयोजित की जाती है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के मध्य में ही आयोजित किया जाता है। एक्सरसाइज इंदिरा इंडिया और रशिया के मध्य में। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के मध्य में। कॉनकर्ण इंडिया और यूके के मध्य में। इंद्रधनुष इंडिया और यूके के मध्य में। और ईस्टर्न ब्रिज ये हो चुका है इंडिया और ओमान के मध्य में आयोजित किया जाता है। वैसे तो काफी सारी है लेकिन यहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए करंट अफेयर के 3000 वन लाइनर यहां पर अवेलेबल है। 2024 और 2025 दोनों ही सालों के वन लाइनर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फंबल आ रहे हैं आज। तो वन लाइनर में देखिए आपको सेंट्रल की जो एग्जाम है स्पेशली एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो 2 साल का करंट अफेयर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप 3000 वन लाइनर यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यह आपको अभी के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये आपके लिए अवेलेबल है। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बाय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कोई भी हर्डल आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए। आपका वहां पर जो भी क्वेरी होगी, जो भी हर्डल होगा, कोई भी डाउट होगा तो हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए। टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और आप यहां पर लास्ट टाइम रिवीजन कर पाएंगे आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यूक्रेन जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी नई प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरीडेंको को नियुक्त किया गया है।
तो यूलिया स्वेरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में अपॉइंट की गई। ठीक है, स्वीडेडेंको, यूलिया स्वीडेडेंको। देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट काफी सुर्खियों में रहते हैं, इन्हें याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के मध्य में पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। तो अब जब पीएम बनी है इस टाइम पीरियड के बीच में यूक्रेन की नहीं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने ही नई पीएम के रूप में अपॉइंट किया है यूलिया स्वीडेंको को। तो प्रेसिडेंट हो गए व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन में क्या होता है कि जो मेन पावर होती है ना, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, इसीलिए व्लादिमीर जेलेंस्की हमें सुर्खियों में देखने को मिलते हैं। और अब जो नई पीएम बनी है, जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, यूलिया स्वीडेंको को अपॉइंट किया गया। इनके पहले प्राइम मिनिस्टर के पद पर डेनिस शामल, ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है यूलिया ने, जो कि पहले यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, जो कि यूक्रेन की इससे पहले फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुकी है। और जो डेनिस है, इनको पीएम के पद से हटाया गया और इनको डिफेंस मिनिस्टर का पद दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइए, सीधा सा 2 चीजें यहां पर याद रखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और जो अभी नई पीएम के रूप में अपॉइंट की गई वो है यूलिया स्वीडेंको। ठीक है, तो यूक्रेन की कैजुअली हम बात करें, यूरोपीय देश है, कैपिटल है कीव, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, पीएम यूलिया। यहां पर अगर हम यूक्रेन की बॉर्डर देखें कि वो कितने देशों से टच होती है, तो यूक्रेन अपनी बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ, जिससे युद्ध चल रहा है। उत्तर में बेलारूस, उत्तर पश्चिम में जाएंगे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ये यूक्रेन से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और दक्षिण में आते हैं तो यूक्रेन की जो दक्षिणी सीमा है वो ब्लैक सी से टच होती है, काला सागर से यूक्रेन अपनी सीमा बनाता है। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025, इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एसआरएम यूनिवर्सिटी। तो आंध्र प्रदेश की एसआरएम यूनिवर्सिटी में 18 जुलाई को, कल ये शुरू हुआ था, आज 19 जुलाई को 2 दिवसीय सम्मेलन है ग्रीन हाइड्रोजन समिट। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना, इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हमारे जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इस समिट का इनॉग्रेशन किया था। आयोजन कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सेंट्रल की मिनिस्ट्री है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और जिस यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया एसआरएम यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन करवाया है 2025 में। ठीक है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इनोवेशन को बढ़ावा देना, इसके लिए पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज पर चर्चा करना, और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या हर्डल है इन फ्यूचर को देखते हुए, केसेस को बढ़ावा दिया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, इन सभी बातों पर यहां पर डिस्कशन किया गया है। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन जानते क्या होता है? जब हाइड्रोजन का निर्माण रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाता है तो उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब जब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में आप जो उत्सर्जित कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो CO2 के 2 किलोग्राम के बराबर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो हाइड्रोजन हमने प्रोड्यूस किया है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में आगे चलकर यूज किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना, इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, इन सभी मुद्दों पर इस समिट में चर्चा की गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में हाल ही में किया गया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया था, जो कि 15 अगस्त 2021 को भारत के पीएम ने अनाउंस किया था। हालांकि अनाउंस किया गया था, बाकी आगे चलकर इसकी शुरुआत की गई जनवरी 4, 2023 में। 4 जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूज और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए जो बजट रखा गया वो 19,744 करोड़ रुपए है।
2023 जब योजना शुरू की गई और 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर तक जो बजट है वो 19,744 करोड़ रुपए का है। अदिति योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है? अदिति योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये अदिति स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। जितने भी माइक्रो, मीडियम, स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या जो ऊर्जा है उसका उपयोग कम से कम किया जाए। तो इसके लिए लाया गया है अदिति स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 16 जुलाई 2025 को इसे अनाउंस किया गया है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसे लॉन्च किया। जो इंप्लीमेंट करवाएगी वो बॉडी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 1000 करोड़ रुपए का बजट है। कितना? 1000 करोड़। ठीक है, किया क्या जाएगा? 14 सेक्टर में इसे शुरू किया जाएगा। केमिकल, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग सेक्टर में, ऐसे बिजनेस में इसे शुरू किया जाने वाला है। 2 फेज में शुरू की जाएगी। पहले फेज में 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को कवर किया जाएगा और दूसरे फेज में 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को कवर किया जाएगा। तो एमएसएमई उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है अदिति स्कीम का। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको हाल ही में लॉन्च किया। एमएसएमई सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के लिए जितने भी ऐसे उद्योग हैं उन्हें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। साथ ही साथ 5% तक सब्सिडी दी जाएगी ऐसे उद्योगों को जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर रहा है और अपने यहां पर ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है। अगर मीडियम इंटरप्राइजेस है तो 3% तक की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। फायदा क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। जब एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा तो इनकी जो कॉस्ट है उद्योगों की वो भी कम होगी, उनका पैसा बचेगा और वो पैसे का यूज कर सकते हैं नई जॉब्स देने में, है ना। जो हमारा इकोनॉमी सेक्टर है उसको बूस्ट करने में, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, तो उनको काफी फायदे होंगे। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल इसका बेनिफिट देखें तो कार्बन एमिशन को कम करने में मदद मिलेगी। जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने में मदद मिलेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा, एनर्जी की भी बचत होगी और जो हमारी एनर्जी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसे अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। किस देश ने अपने अगले आम चुनावों के लिए मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो देखिए, जनरल इलेक्शन जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं नॉर्मली, उसके लिए जो वोटिंग की एज है 18 साल से घटाकर 16 साल करने की घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके, यूरोपीय देश। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं ना, जो स्थानीय चुनाव हो सकते हैं, वहां के जो महापौर, मेयर के चुनाव होते हैं, अदर जो इलेक्शन होते हैं, राज्यों के जो इलेक्शन होते हैं, वहां पर वोटिंग की एज यूके में 16 साल ही। कारण यह है कि यूके में 16 साल के जो लोग हैं, 16 साल जो पार कर जाते हैं ना, एक तो वो टैक्स पेयर भी हैं, टैक्स देते हैं, इसके अलावा देश की उन्नति में योगदान देते हैं, जॉब्स में हैं। तो जब वो टैक्स दे रहे हैं, जॉब में हैं, देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनको वोट देने का भी अधिकार दिया जाए ताकि देश की डेमोक्रेसी बढ़ाने में मदद मिले। डेमोक्रेटिकल जो इलेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 16 साल से 18 साल के एज ग्रुप के जो युवा हैं वो भी जुड़ पाए। तो इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम अगले जनरल इलेक्शन, यूके का अगला जो जनरल इलेक्शन है ना, वो 2029 में होने वाला है। तो 2029 के इलेक्शन के पहले इन्होंने बोला हम बिल लाएंगे और प्रॉपर वोटिंग की एज 18 साल से घटाकर हम कर देंगे 16 साल। यह घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम के बारे में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते और 3 देश मिलकर बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन। एक इंग्लैंड तो देश है ये, लेकिन अगर हम इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दें तो ये हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर हम इसमें जोड़ देते हैं नदर्न आयरलैंड को
तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, 4 देशों को मिलाकर। यूके की कैपिटल है लंदन, यूरोपीय देश है। चार्ल्स III यहां के राजा हैं, मोनार्क, और प्राइम मिनिस्टर है किर स्टारमर, यूके के वर्तमान में। आगे आ जाएं। विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। ये डे हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अच्छा, अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं ना, तो 20 जुलाई को 1924 में एक संस्था की स्थापना हुई थी। यह था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसे ही शॉर्ट में फिडे कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम ग्रैंड मास्टर की कभी बात करते हैं तो उनकी फिडे रैंकिंग को देखते हैं, है ना। तो वो जो फिडे रैंकिंग है ना, वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के तौर पर देखी जाती है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली इंटरनेशनल संस्था है, गवर्न करने वाली संस्था है, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड चेस डे इसी की स्थापना की याद में मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड चेस डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में की गई थी। 2019 से हर साल वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है 20 जुलाई को। 2025 में एवरी मूव्स काउंट, है ना, एवरी मूव काउंट्स 2025 में वर्ल्ड चेस डे की थीम है। यहां पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का काम तो आपको पता चल गया, स्थापना पता चल गई। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है। आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट इंडिया के हैं विश्वनाथन आनंद। फिडे ने 2025 को ईयर ऑफ सोशल चेस के रूप में भी घोषित किया है, इस साल को 2025 को। तो वर्ल्ड चेस डे से हमारा क्वेश्चन है, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की इस दिन स्थापना हुई थी 1924 में। आगे चलें। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है युवराज सिंह को। किसको अपॉइंट किया गया? युवराज सिंह। देखिए, पहली बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल किया जा रहा है। यह फर्स्ट ऑफिशियल गोल्फ लीग है इंडिया में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर और को ऑनर दोनों ही युवराज सिंह बनाए गए हैं। जनवरी फरवरी 2026 में नेक्स्ट ईयर इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया में 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी और हर टीम में 10 खिलाड़ी होने वाले। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि मेल फीमेल दोनों खिलाड़ी होंगे और विदेशी खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। आयोजन इंडियन गोल्फ यूनियन करवाएगा और इसके अलावा भारत गोल्फ प्राइवेट लिमिटेड, यह तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इंडियन गोल्फ यूनियन की बात करें तो भारत में गोल्फ के लिए गवर्नमेंट की एक गवर्निंग बॉडी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ब्रिजिंदर सिंह इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। क्वेश्चन हमारा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग से है, तो ये पहली बार आयोजित होगा नेक्स्ट ईयर 2026 में शुरुआत में। और एम्बेसडर कौन बने इसके? ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। लास्ट क्वेश्चन, खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? खेलो भारत कॉन्क्लेव हाल ही में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। अब देखिए, खेलो इंडिया कॉन्क्लेव में इस बात पर डिस्कशन किया जाएगा कि भारत में खेलों को इस बात पर डिस्कशन किया गया कि इंडिया में खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और 2026 में जो समर ओलंपिक होंगे, जो इंडिया चाहता है कि हम मेजबानी करें, एक तो 2036 के समर ओलंपिक और जो पैरालंपिक है उसमें इंडिया को टॉप 10 में मेडल टैली में कैसे लाया जाए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर डिस्कशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा खेलो भारत कॉन्क्लेव या खेलो इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देखिए, सम्मेलन में वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई है। हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, बता देता हूं। हर कॉर्पोरेट सेक्टर जो कंपनीज है इंडिया में, वो किसी एक खेल को गोद ले लेगी, मतलब अडॉप्ट करेगी और उस खेल को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग देगी, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी और जो भी उनसे बन पड़ता है वो करेगी। तो ये वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, इसको भी यहां पर शुरू किया गया है। लेकिन ठीक है, हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया कॉन्क्लेव या खेलो भारत कॉन्क्लेव की। तो इसमें खेलो भारत नीति 2025 पर चर्चा की गई। ये नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है इंडिया की 2025 की, जो कि 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिप्लेस करेगी।
अभी इसका बिल पर चर्चा की गई है और यह बिल मानसून सेशन में अब रखा जाएगा संसद में पास करवाने के लिए। इसके अलावा इस बात पर डिस्कशन किया गया कि 2036 समर ओलंपिक और पैरालंपिक में इंडिया की मेडल टैली में इंडिया को कैसे मेडल दिलवाया जा सकता है, मतलब खेलों में इंडिया कैसे अलग अलग खेल जीत के मेडल ला सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव में आपको बता ही चुका हूं, भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कॉर्पोरेट कंपनी एक खेल को सिलेक्ट करेगी और उसको बढ़ावा देने के लिए फंडिंग देगी और जो भी बन पड़ता है वो करेगी। खेलो भारत नीति 2025 ये नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो कि 1 जुलाई 2025 को है ना अनाउंस की गई थी। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को ये रिप्लेस करेगी। भारत को 2047 तक स्पोर्ट्स में दुनिया का लीडर बनाना इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, रिप्लेस किसको कर रही है ये याद रखिएगा। पुरानी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आज तक चल रही थी इंडिया में वो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 की है। इसको रिप्लेस कर रही है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। ठीक है, तो देखिए यहां पर 19 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए, लेकिन यहां से आज से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने ऐड की है। आप सभी के लिए अब मैं एक एग्जाम बूस्टर लेकर आऊंगा जहां पर हम लास्ट 1 या 2 साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे अदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो पुराने भी होंगे वो आपको याद हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के सेशन में एग्जाम बूस्टर में मैंने 5 अवार्ड इंक्लूड किए, 5 लोगों को जो अवार्ड मिले हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव आपके लिए, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से आपके रोज अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 2 साल के पूरे करंट अफेयर आपके तैयार होते चलेंगे। तो आप एग्जाम में जब जिस दिन बैठेंगे तो ये आपका इजीली क्लियर कर पाएंगे आप। देखिए सबसे पहला जो अवार्ड है वो है कुमार मंगलम बिरला। इनको अवार्ड मिला है, जो हमारी पर्सनालिटी है वो है कुमार मंगलम बिरला। कौन सा अवार्ड दिया गया 2025 में? इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, कुमार मंगलम बिरला। फिर एक भुवन रिभु काफी सुर्खियों में थे। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने मई 2025 में इन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। इस सम्मान को पाने वाले पहले इंडियन वकील हैं। कौन? भुवन रिभु। तीसरे हैं हमारे पास पायल कपाड़िया। फ्रांस ने अपने यहां का एक नागरिक सम्मान दिया था पायल कपाड़िया को, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। यह सम्मान अप्रैल 2025 में मिला था पायल कपाड़िया को, क्योंकि सिनेमा में इनका योगदान है और फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने कुछ मूवीज में प्रोड्यूस करने का काम किया, उसको बनाने का डायरेक्शन का काम किया। तो पायल कपाड़िया को फ्रांस ने अपने यहां का ही अवार्ड दिया। इसके अलावा साई परांजपे 10th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे को दिया गया। और डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 का जो है ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। अब कमेंट कर देना कि ये किस देश के हैं वर्तमान में, ठीक है, कर दोगे? तो ये 5 अवार्ड, 5 पर्सनालिटी आपको यहां पर पता चली। आई होप इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपका ओपिनियन है इसको लेकर। चलिए हम लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो यह शहर कौन सा है? यह है सियोल, दक्षिण कोरिया का। आगे चलें। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसे हाल ही में अप्रूवल दिया गया, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया है? तो इसके लिए बजट रखा गया है 24,000 करोड़ रुपए। आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है कौन? दीपिका सहरावत। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ओडिशा के भुवनेश्वर में। आईसीएआर ने हाल ही में अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 में। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया किसे? धर्मेंद्र प्रधान को।
आईएसएस पर जाने वाले पहले इंडियन शुभांशु शुक्ला कितने दिन आईएसएस पर इन्होंने बिताए? तो 18 दिन इन्होंने बिताए हैं। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन? तो यह हो गया इंदौर। और भारत की पहली जनजाति जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहां शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया है गुजरात में। आंसर ए। ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के रिवाइज। अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का हम आंसर ले लेते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है ना, रायसेन जिले में, किसने बनवाया है? सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के शासक थे। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह है विटामिन के। फिर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो रामवी सुतार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। तो ये तीनों करंट अफेयर हो गए हमारे कल के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर हो गए। बिल्कुल सही आंसर आए। यहां पर हमने ममता शर्मा और निकिता श्रीवास्तव के कमेंट को इंक्लूड किया है। बिल्कुल सही कमेंट थे, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। कमेंट कीजिएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? और भारत में भारतीय नागरिक सेवा मतलब इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा और हमारे एग्जाम बूस्टर पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर आपके ओपिनियन पॉजिटिव रहते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे चलकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर हम 2 साल के बिल्कुल लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।